LWF क्लासेस इजी वे ऑफ लर्निंग। इस वीडियो में हम फिर से लाए हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो बनाया गया है। साथ ही साथ यह पॉलिटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। इसके पहले हम संविधान के ऊपर 2 और वीडियो अपलोड कर चुके हैं। एक संविधान सभा के बारे में है और दूसरा वीडियो संविधान का अर्थ और परिभाषा के संबंध में। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखें। भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं, आइए जानते हैं। पहली विशेषता है लिखित तथा निर्मित संविधान। भारत का संविधान संविधान सभा ने निश्चित समय तथा योजना के अनुसार बनाया था, इसलिए इसमें सरकार के संगठन के आधारभूत सिद्धांत औपचारिक रूप से लिख दिए गए थे। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका आदि की रचना की प्रक्रिया, कार्य प्रणाली, नागरिकों के साथ उनके संबंध, नागरिकों के अधिकार, उनके कर्तव्य आदि के विषय में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। तो इस तरह लिखित और निर्मित संविधान है, यानी कि इस संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया था 1946 में, और उसके बाद उसने योजनाबद्ध तरीके से संविधान को बनाया था। काफी विचार विमर्श किया गया था, तब यह संविधान निर्मित किया गया था। अगला, विस्तृत तथा व्यापक संविधान। भारतीय संविधान बहुत विस्तृत और व्यापक संविधान है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। वर्तमान में इस संविधान में कुल मिलाकर 465 अनुच्छेद हैं, जो 25 भागों में विभक्त हैं और 12 अनुसूचियां हैं, 1 प्रस्तावना तथा 5 परिशिष्ट हैं। भारतीय संविधान में कुल 1,77,369 शब्द शामिल हैं। HV कामथ ने इसकी विशालता के संबंध में कहा था, हमें इस बात का गर्व है कि हमारा संविधान विश्व का सबसे विशालकाय संविधान है। डॉक्टर जेनिंग्स के अनुसार भारतीय संविधान विश्व का सर्वाधिक व्यापक संविधान है। तो इस तरह भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहलाता है। अगली विशेषता है लचीलापन और कठोरपन का मिश्रण। भारत का संविधान लचीलेपन और कठोरपन का अच्छा सम्मिश्रण है। यह ना तो अमेरिका, फ्रांस, जापान तथा स्विट्जरलैंड के संविधान की तरह कठोर है और ना ही इंग्लैंड व इजराइल के संविधान की तरह लचीला है। संविधान की अनेक धाराओं में परिवर्तन करने की सरल प्रक्रिया उसे लचीला बना देती है। तो यहाँ पर लचीलेपन का तात्पर्य है कि संविधान के नियमों और प्रावधानों में आसानी से बदलाव किया जा सकता है या नहीं। अगर आसानी से बदलाव किया जा सकता है तो उसे हम लचीला संविधान कहेंगे। अगर आसानी से बदलाव नहीं किया जा सकता है, उसके लिए एक विस्तृत प्रक्रिया है और परिवर्तन करना काफी कठिन प्रक्रिया है, तो हम कहेंगे कि संविधान में कठोरपन है। संविधान की अनेक धाराओं में परिवर्तन करने की सरल प्रक्रिया उसे लचीला बना देती है। कुछ अनुच्छेदों में संसद साधारण बहुमत से ही संशोधन कर सकती है, लेकिन अन्य अनुच्छेदों में संशोधन के लिए सदन में उसकी समस्त संख्या के बहुमत से तथा उस सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। संविधान के उन भागों में जिनका संबंध संघ और राज्य के अधिकार क्षेत्रों से है के लिए संविधान में व्यवस्था है कि संशोधन उस समय तक नहीं होगा जब तक कि आधे राज्य इस पर अपनी स्वीकृति ना प्रदान कर दें। भारत के संविधान में राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 54 और 55, संघ और राज्यों की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 73 और 162 तथा संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 अनम्यता के गुण को प्रदर्शित करते हैं। वहीं नए राज्यों का निर्माण तथा उनकी सीमाओं में परिवर्तन तथा मौलिकता जैसे प्रावधानों का संशोधन जो साधारण बहुमत के द्वारा हो जाते हैं। अमेरिका के संविधान में पिछले 225 वर्ष में मात्र 27 संशोधन हुए। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में
110 वर्षों में 8 संशोधन हुए, वहीं भारत के संविधान में 2017 तक 122 संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपको बता देना चाहेंगे कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर ही हम लचीला या कठोरपन की संज्ञा देते हैं। भारतीय संविधान लचीला भी है और कुछ जगहों पर कठोर भी है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य की स्थापना। भारतीय संविधान द्वारा भारत में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य की स्थापना की गई है। संपूर्ण प्रभुत्व का आशय है कि भारत आंतरिक और बाह्य दोनों ही क्षेत्रों में सर्वोच्च है। वह स्वतंत्र रूप से अपनी विदेश नीति का निर्धारण करता है तथा उस पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी विदेशी दबाव नहीं है। भारत दोनों ही क्षेत्रों में पूर्णतया स्वतंत्र है। संपूर्ण प्रभुत्व का तात्पर्य यह है कि भारत स्वतंत्र है और अपनी समस्त आंतरिक और बाह्य नीतियों को वह स्वयं संचालित करता है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। हम विभिन्न प्रतियोगिताओं से संबंधित वीडियो अपलोड करते हैं, आप उन्हें जरूर देखें। भारतीय संविधान की अगली विशेषता है गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली की स्थापना। संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य की स्थापना का संकल्प व्यक्त किया गया है। गणराज्य का तात्पर्य ऐसे राज्य से है जिसमें शासन का प्रधान आनुवांशिक न होकर जनता द्वारा निर्वाचित हो। तो यहाँ पर आनुवांशिक का तात्पर्य है कि राजा का बेटा राजा होता था पहले, तो राजा का निर्वाचन नहीं होता था, राजा वंशानुगत होता था। पूर्व में हमने देखा हुआ है कि शासन में राजा का बेटा राजा होता था, बादशाह का बेटा फिर बादशाह बनता था, फिर उसका बेटा बादशाह बनता था और यही परंपरा चलती रहती थी। इसी को आनुवांशिक कहा जाता है। लेकिन भारतीय गणराज्य में इस प्रणाली को पूर्णतः समाप्त किया गया है और अब लोकतंत्रात्मक तरीके से सरकार भारतीय जनता द्वारा चुनी जाती है। हमारे शासन का सर्वोच्च पदाधिकारी राष्ट्रपति होता है, उसका निर्वाचन जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, यानी परोक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, वह वंशानुगत नहीं है। भारत में सदियों से चली आ रही राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली को समाप्त करके गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। अगली विशेषता है संघात्मक शासन की स्थापना। भारत 29 राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। इस हेतु 3 अनुसूचियां बनाई गई हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है, जबकि राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य का विषय है। समवर्ती सूची राज्य और केंद्र दोनों ही इस पर कानून बना सकते हैं। अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है, यानी कि जो बचे हुए जो भी विषय होते हैं उन पर संसद ही कानून बना सकती है। संघ सूची पर संसद कानून बनाती है, राज्य सूची पर उस राज्य की विधानसभाएं कानून बनाती हैं। समवर्ती सूची दोनों संसद और राज्य की विधानसभा उस पर कानून बना सकती है। शेष विषय जो बचते हैं उस पर केवल संसद ही कानून बना सकती है, ऐसा प्रावधान किया गया है। केंद्र और राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों के समाधान की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान की गई है। डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में अगर कहें तो संविधान ने शक्तिशाली संघीय शासन की स्थापना की है। तो संघात्मक शासन का तात्पर्य यह है कि इसमें केंद्र और राज्य दोनों को ही अपने अपने क्षेत्रों में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है और कानून बनाने की शक्तियों का बंटवारा संघ और राज्य दोनों में वितरित किया गया है और इस तरह राज्यों का भी अपना महत्व है।
अगली संविधान की विशेषता है संघात्मक होते हुए भी एकात्मक। भारतीय संविधान में संघात्मक और एकात्मक दोनों संविधानों की विशेषताएं पाई जाती हैं। भारत के संविधान का ऊपरी ढांचा संघात्मक है, लेकिन उसकी आत्मा एकात्मक है। शक्तियों के वितरण के आधार पर शासन दो प्रकार का हो सकता है, एकात्मक व संघात्मक। यदि शासन की शक्तियों का एकमात्र उपयोग केंद्र सरकार करती है और प्रांत उसके अधीन होते हैं तो उसे एकात्मक शासन कहते हैं। इसके विपरीत यदि शक्तियों को संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों यानी संघ की इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है और दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र होती हैं तो उसे संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। आशा है आपको यह बात स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होगी। अगली विशेषता है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। देश के सभी नागरिकों को किसी भी धर्म को स्वीकार करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। राज्य से सहायता प्राप्त स्कूलों तथा कॉलेजों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, तो राज्य की ओर से धार्मिक स्कूल नहीं खोले जाएंगे या स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यद्यपि नैतिक शिक्षा दी जा सकती है। प्रत्येक संप्रदाय को धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने, उनका प्रबंधन करने और चल तथा अचल संपत्ति रखने का अधिकार होगा। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना का तात्पर्य यह है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, लेकिन वह सर्वधर्म समभाव की नीति पर चलता है, यानी सभी धर्मों का समान रूप से आदर करना, और नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता होती है, वह अपने धर्म और रीति रिवाजों का पालन कर सकते हैं। संविधान की अगली विशेषता यह है कि समाजवादी राज्य की स्थापना का संकल्प इसमें लिया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। संविधान के 44वें संशोधन में भी, जो कि 1978 में हुआ था, इसको प्रस्तावना में स्थान दिया गया है, जिसका उद्देश्य भारत में समाजवादी राज्य की स्थापना करना है। समाजवादी से तात्पर्य है कि भारत में लोकतंत्रात्मक समाजवाद की स्थापना का उद्देश्य रखा गया है। इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था को मान्यता दी गई है, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों समान रूप से और समन्वयात्मक रूप से आगे बढ़ सकती हैं। सरकार का संसदीय स्वरूप। संविधान के अनुसार भारत में सरकार का संसदीय स्वरूप है। भारत में 2 सदनों, लोकसभा और राज्यसभा वाली विधायिका है। हम जानते हैं कि संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा निम्न सदन और उच्च सदन होता है राज्यसभा। सरकार के संसदीय स्वरूप में विधायी और कार्यकारिणी अंगों की शक्तियों में कोई स्पष्ट अंतर नहीं है। भारत में सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। संसदीय शासन की स्थापना। संविधान द्वारा संसदीय शासन की स्थापना की गई है। भारत में राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है और उसके पास केवल नाम मात्र की शक्तियां हैं। यानी संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि जो चुने हुए संसद सदस्य हैं, उनके बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है और वही वास्तविक प्रमुख होता है कार्यपालिका का। मंत्रिमंडल अपनी शासन संबंधी नीतियों के लिए संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, जबकि राष्ट्रपति परोक्ष रूप से चुना जाता है और औपचारिक प्रधान होता है। तो यहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। शासन संबंधी वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के पास हैं। मंत्रिमंडल अपनी शासन संबंधी नीतियों के लिए संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, इसीलिए इसे संसदीय शासन प्रणाली कहा जाता है।
मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। मूल संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक द्वारा नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन सन 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है। अब इसे संविधान के अनुच्छेद 300A के अंतर्गत केवल कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया है। संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार इस प्रकार हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस तरह अब केवल 6 अधिकार ही शेष हैं जो कि नागरिकों को प्राप्त हैं, और जो संपत्ति का अधिकार था वह 1978 के बाद से केवल कानूनी अधिकार ही बचा है। मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मौलिक कर्तव्य। मूल संविधान में केवल मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई थी। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में 10 कर्तव्यों को शामिल किया गया। इसके लिए एक नया भाग 4A। इसके लिए मूल संविधान में केवल मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई थी, मौलिक कर्तव्यों की नहीं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। इसके लिए एक नया भाग 4A बनाया गया और अनुच्छेद 51A के अंतर्गत 10 कर्तव्य शामिल किए गए, जबकि 11वें मौलिक कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन जो कि वर्ष 2002 में हुआ था के द्वारा शामिल किया गया। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है। यह प्रावधान नागरिकों को यह बताता है कि अधिकारों का उपयोग करने के दौरान उन्हें अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करना चाहिए। मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा कहाँ से ली गई है, तो इसका उत्तर आता है USSR था, यानी सोवियत रूस जो था उससे लिया गया था। अब सोवियत रूस का विखंडन हो गया है और उसका प्रतिनिधित्व रूस करता है। तो आपको याद रखना चाहिए कि मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा सोवियत संघ से ली गई थी। नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था। भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में नीति निर्देशक तत्वों को स्थान दिया गया है। इन तत्वों का कार्य एक जन कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना है। संविधान में इन तत्वों के द्वारा केंद्र तथा राज्य सरकारों को यह आदेश दिया गया है कि वे जनता के जीवन को अधिक से अधिक सुखी बनाने का प्रयत्न करें। सबसे पहले ये आयरलैंड के संविधान में लागू किए गए थे। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ही ली गई है या प्रेरित है। तो नीति निर्देशक तत्वों का बहुत महत्व है, क्योंकि ये राज्य को नीति बनाने में मार्गदर्शी सिद्धांत के रूप में आवश्यकता होती है। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। हमारे देश में न्यायपालिका संविधान तथा मूल अधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य करती है। यदि विधायिका ऐसा कोई कानून बनाती है या कार्यपालिका कोई ऐसा आदेश जारी करती है जिससे मूल अधिकारों अथवा संविधान का उल्लंघन होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय उसको असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तो एक सशक्त सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है जो संविधान का संरक्षक होता है और देखता है कि अगर अधिकारों या संविधान का कहीं उल्लंघन होता है तो वह उस नियम या कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है और उसे लागू नहीं किया जा सकता है। अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए विशेष अधिकार।
भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। जैसा कि आपको मालूम है कि हम आगे वीडियो भी बनाएंगे इस संदर्भ में। हमारे यहाँ छुआछूत बहुत ज्यादा होती है। भारत में अनटचेबिलिटी बहुत ही अमानवीय है और उसको ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है, इसे समाप्त कर दिया गया है। इस प्रकार संविधान ने देश में सामाजिक न्याय पर आधारित सामाजिक समानता स्थापित करने का प्रयत्न किया है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार की व्यवस्था। भारतीय संविधान में प्रारंभ से ही नागरिकों को वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है। प्रत्येक 18 वर्ष के स्त्री पुरुष को मतदान का अधिकार है। भारत में निवास करने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को जाति, वंश, धर्म, लिंग, साक्षरता आदि के आधार पर बिना भेदभाव के मतदान करने का अधिकार प्राप्त है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार सामाजिक असमानताओं को दूर करता है और सभी नागरिकों के लिए राजनीतिक समानता के सिद्धांत को बनाए रखता है। तो यहाँ पर हमारे देश में सभी नागरिकों को समान रूप से वोट देने का अधिकार है, सरकार चुनने का अधिकार है और इस आधार पर वोट का समान मूल्य है। किसी को कोई भी विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है और इस तरह सभी नागरिक एक हैं। तो सभी को वयस्क मताधिकार की व्यवस्था है। वयस्क होने पर वह अपने प्रतिनिधि को चुन सकता है। संविधान की अगली विशेषता है आपातकाल के प्रावधान का होना। देश में किसी भी असाधारण स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रपति को कुछ खास कदम उठाने के लिए अधिकार दिए गए हैं। यद्यपि इनका उपयोग चुनी हुई सरकार यानी प्रधानमंत्री और मंत्री ही करते हैं। आपातकाल लगा दिए जाने के बाद राज्य पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन हो जाते हैं, यानी कि राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार भी केंद्र सरकार को प्राप्त हो जाता है। आवश्यकता के अनुसार आपातकाल देश के कुछ राज्यों या पूरे देश में लगाया जा सकता है, यानी कि आपातकाल आंशिक रूप से भी लगाया जा सकता है। जो क्षेत्र अशांत है वहां भी आपातकाल लगाया जा सकता है कुछ राज्यों में, या फिर पूरे देश में भी आपातकाल की व्यवस्था की जा सकती है। एकल नागरिकता। ब्रिटेन, फ्रांस, चीन आदि देशों की तरह भारतीय संविधान भारतीयों के लिए एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, यानी भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में प्रत्येक व्यक्ति को एक ही नागरिकता प्राप्त है, चाहे वह किसी भी राज्य में रहता हो। तो भारत संघीय व्यवस्था जरूर है, लेकिन भारत में दो नागरिकताएं नहीं है, केवल एक ही नागरिकता है। जबकि विश्व के अन्य देशों में, विशेष रूप से अमेरिका और स्विट्जरलैंड की बात करें तो यहाँ पर परिसंघीय संविधानों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि एक संघ की या राष्ट्रीय नागरिकता और दूसरी उस राज्य विशेष की नागरिकता जहां उस व्यक्ति का जन्म हुआ है या जहां वह स्थायी रूप से निवास करता है। भारतीय संदर्भ में अगर इस बात को देखें तो भारत एक देश है और इसमें 29 राज्य हैं। मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश का कोई निवासी है, तब भी वह केवल भारतीय नागरिक है, उसे उत्तर प्रदेश की नागरिकता अलग से नहीं दी गई है। इसीलिए हर एक भारतीय को केवल एक नागरिकता का ही प्रावधान किया गया है और वह है भारतीय नागरिकता। दिसंबर 2005 से अप्रवासी भारतीयों तथा भारतीय मूल के व्यक्तियों को दी जाने वाली समुद्र पारी नागरिकता किसी भी प्रकार से दोहरी नागरिकता नहीं है, क्योंकि समुद्र पारी नागरिकता प्राप्त व्यक्ति को भारत में किसी भी प्रकार का राजनीतिक तथा सार्वजनिक पदों को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। तो 2005 में अप्रवासी भारतीयों के लिए समुद्र पारी नागरिकता का प्रावधान किया गया है, केवल वह नाम मात्र की ही है। उससे यह साबित नहीं होता है कि भारत में दोहरी नागरिकता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा विश्व शांति।
भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा विश्व शांति के आदर्श को मान्यता दी गई है। संविधान में राज्य का यह कर्तव्य निश्चित किया गया है कि वह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, शांति और सुरक्षा के लिए प्रयत्न करे तथा वसुधैव कुटुंबकमः के आदर्श को स्वीकार करे। वसुधैव कुटुंबकमः का तात्पर्य है कि सारा विश्व एक परिवार है। संपूर्ण विश्व में भाईचारे को कायम करना एक जरूरत भी है। हमने संविधान से संबंधित 2 वीडियो और अपलोड किए हैं। वह वीडियो भी काफी महत्वपूर्ण है और आगे भी हम यह श्रृंखला जारी रखेंगे। संविधान के समस्त टॉपिक पर वीडियो अपलोड करेंगे। इसके साथ ही साथ हम MPPSC, UPPCS, RAS, छत्तीसगढ़ PSC और विभिन्न राज्यों की प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित वीडियो अपलोड करते हैं। हम UPSC और SSC के लिए भी वीडियो अपलोड करते हैं। तो दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करें और हमें सुझाव दें ताकि हम और अच्छी वीडियो आपके लिए बना सकें। उत्साहवर्धन के लिए धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। पूरा